Hello and welcome back, literaturistic people. My name is Prakhar Tripathi and today we are going to deal with the language of paradox. और इसको लिखने वाले ब्रूक्स हैं, क्लिनेट ब्रूक्स हैं। और अगर ब्रूक्स की छोटी सी हिस्ट्री या फिर छोटा सा बैकग्राउंड देख सकते हैं, हम लिटरेरी बैकग्राउंड देख लेते हैं। पर्सनल में हम नहीं जाएंगे बट लिटरेरी भी देख लेते हैं। तो अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे और ये प्रोफेसर भी थे। एक अच्छे और सुलझे और मजे हुए प्रोफेसर थे। ये अपने टाइम पे बहुत मशहूर हुआ करते थे। बेस्ट नोन फॉर न्यू क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा नाम है न्यू क्रिटिसिज्म की जॉनर में या फिर क्षेत्र में। हिज बेस्ट नोन वर्क द वेल वॉट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री पब्लिश इन 1947। ये इनका सबसे फेमस वर्क है द वेल वॉट अर्न। और रॉट का मतलब WROUGST की अगर बात की जाए तो हैमर करना यानी पीट पीट के। और अर्न का मतलब होता है URN का मतलब होता है कलश बना देना, एक ऐसा कलश जिसकी पिटाई अच्छे से हुई हो हैमर से और वो काफी सुंदर देखने में लगने लगा है। तो वेल वॉट अर्न इन्हीं का एक वर्क है। और अगर इसका पूरा टाइटल देखा जाए तो वेल वॉट अर्न स्टडीज इन स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री इन 1947। ब्रुक्स की कुछ बातें आप याद रखिएगा कि ही वॉज अ प्रोफेसर, ही वॉज एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक एंड इनका जो फेमस वर्क है वो हम देखने ही जा रहे हैं। तो देयर इज नो नीड टू बॉदर अबाउट। नाउ लेट अस बिगिन कि व्हाट इज पैराडॉक्स या फिर द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स अगर मैं लिटरेचर में समझा दूं आपको और हिंदी में अगर बोलूं कि अगर आपको इतना ही क्लियर होता तो आप यहाँ ना होते। तो इसको हिंदी में समझने की या आम आम और सरल शब्दों में देखने की बात की जाए तो सिंपल मतलब यही होता है कि अगर आप सतह पे कोई चीज को देख रहे हैं यानी कि आप किसी चीज को दूर से देख रहे हैं और दूर से देखने के बाद आप ये पाते हैं कि अरे ऐसी कोई चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन जब आप थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो आप पाते हैं कि नहीं, वो चीज जो कि ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था एग्जिस्ट नहीं करता है, अंदर आने पे देखने पे लग रहा है कि हाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे आप मान लीजिए समुद्री लुटेरे की बात करें, लुटेरों की बात करें अगर, तो ये जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो सतह से देखने पे लगता है, जब तक आप जमीन पे रहेंगे तब तक आपको लगेगा कि ये पैराडॉक्स है। लेकिन जब आप सच में समुद्र में उतरेंगे तो आप देखने को पाएंगे कि क्या पता सच में वो हों। तो दैट इज पैराडॉक्स कि सतह पे नहीं है लेकिन है, सच में है। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसको पचा पाना भी आपको थोड़ा अजीब लग सकता है बट द ओनली थिंग इज दैट जो हमारे काम का है वो यही है कि पैराडॉक्स क्या है और इसको हमें समझ के लिख करके नंबर लेने हैं। And let us begin. Few of us are prepared to accept, let me underline it for you. Few of us are prepared to accept the statement that language of poetry is the language of paradox. कि poetry की जो language है वही जो language होती है, poetry जिस जिस बोली और भाषा में poetry को लिखा और बोला जाता है वही language of paradox है. Paradox is the language of sophistry. Let me choose another color pen for more visibility. Paradox is the language of पैराडॉक्स इज द लैंग्वेज ऑफ सोफिस्ट्री, हार्ड ब्राइट विटी। अगर सोफिस्ट्री की बात की जाए, व्हाट इज सोफिस्ट्री, अगर एक एक वर्ड को हम तोड़ते चलेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। यूज ऑफ क्लेवर बट फॉल्स आर्गुमेंट्स स्पेशली विथ इंटेंशन ऑफ डिसीविंग। यानी सोफिस्ट्री का मतलब ये है कि पैराडॉक्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप जानबूझ के क्लेवर आर्गुमेंट्स और फॉल्स आर्गुमेंट्स कर रहे हो, यानी लोगों को चीट करने के इंटेंशन से अगर आप कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आप लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स को इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएंगे या पाए जाएंगे। द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स इज हार्ड। ब्राइट है इसलिए ब्राइट है क्योंकि इसको यूज सब नहीं कर सकते हैं। विटी है, दिमाग चाहिए इसको यूज करने के लिए। इट इज हार्डली द लैंग्वेज ऑफ द सोल। पैराडॉक्स की जो लैंग्वेज है या फिर जो लैंग्वेज है जिसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं वो सोल की या आत्मा की लैंग्वेज नहीं है। इसका इस्तेमाल लोगों को डिसीव करने के लिए और या फिर चीट करने के लिए किया जाता है। नाउ इट इज गुड, ओके। सो प्रोसीड करते हैं हम आगे। इट इज हार्डली द लैंग्वेज ऑफ सोल, वी आर विलिंग टू अलाउ, let me check the pen. Now it is good. We are willing to allow the paradox is permissible weapon which a Chesterton may on occasion exploit. अब देखिए चेस्टरटन जो थे एक इंग्लिश राइटर थे। अब क्योंकि ये एक लिटरेरी वर्क है तो इसको लिटरेरी वर्क से ही जोड़ के चल रहे हैं और कैपिटल बी किया गया है। तो चेस्टरटन वाज एन इंग्लिश राइटर ऑफ 20th सेंचुरी और न्यू क्रिटिसिज्म भी 20th सेंचुरी के बीच में ही आया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ करीब करीब कि इन्होंने उनके बारे में ही लिखा है या उनके बारे में ही बोला है।
आगे पढ़ा जाए तो कह रहा है कि कहा ये जा रहा है हमसे, वी आर विलिंग टू अलाउ दैट पैराडॉक्स इज अ परमिसिबल वेपन विच चेस्टरटन में ऑन ओकेजन एक्सप्लॉइट, यानी कि पैराडॉक्स एक वेपन सा है और जिसको कभी कभी चेस्टरटन यानी कि पोएट्स इस्तेमाल करते हैं, या राइटर्स या लिटरेरी क्रिटिक्स या फिर कोई एक ऐसा आदमी जो कि लिटरेचर के जॉनर से जुड़ा हुआ है, वो कभी कभी इसको एक्सप्लॉइट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। वी में परमिट इट इन एपिग्राम, हम इसको यूज होते हुए देख सकते हैं या यूज करने देते हैं। कहाँ पे यूज करने देते हैं? एपिग्राम में, कॉमा स्पेशल सब सब वैरायटी ऑफ पोएट्री, हम इसको एपिग्राम में यूज होने देते हैं जो कि एक स्पेशल सब वैरायटी ऑफ पोएट्री है। अगर एपिग्राम की बात करूं मैं, एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन अ क्लेवर वे, एपिग्राम का मतलब ये होता है कि आप किसी आइडिया को क्लेवर वे में एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज एपिग्राम। और इसका ये लिटरल मीनिंग है। और सब वैरायटी ऑफ पोएट्री का मतलब ये है कि एपिग्राम, जब भी कोई एपिग्राम लिखता है तो एक तरह से काइंड ऑफ ही इज राइटिंग पोएट्री, क्योंकि पोएट्री में भी सेम काम किया जाता है। आप किसी आइडिया को, किसी भी चीज को बहुत क्लेवर वे में पोर्ट्रे करते हैं, जिसको लिखने और बोलने का तरीका आपका थोड़ा अलग हो जाता है। एंड इन सटायर, ये सटायर का भी इस्तेमाल होता है, नॉट गोइंग व्हाट इज सटायर, यू ऑल नो, विच दो यूजफुल एंड वी हार्डली विलिंग टू अलाउ टू बी पोएट्री एट ऑल। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एंड इन सटायर, हम पैराडॉक्स का इस्तेमाल सटायर में होने देते हैं, विच दो यूजफुल, और ये जो पैराडॉक्स है वो यूजफुल भी है, एंड वी आर हार्डली विलिंग टू अलाउ टू बी पोएट्री एट ऑल। और इसको हम डायरेक्टली पोएट्री क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि उसमें स्पेशल स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज हो रहा है, दैट इज पैराडॉक्स। और पोएट्री कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है। एंड विच सॉरी विच दो यूजफुल, ये यूजफुल तो है, पैराडॉक्स की लैंग्वेज यूजफुल तो है एपिग्राम के थ्रू, वी आर हार्डली विलिंग टू अलाउ टू बी पोएट्री एट ऑल, और एपिग्राम को हम पोएट्री नहीं बनने देते हैं, ना ही हम पोएट्री को एपिग्राम बोलते हैं, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट जॉनरास। लेकिन इनमें सिमिलैरिटी यही है कि कुछ कुछ ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। Our prejudices force us to regard paradox as intellectual rather than emotional। हम क्या करते हैं, हम लोगों को जानने से पहले ही, या फिर हम पैराडॉक्स को जानने से पहले ही, our prejudices force us to regard paradox as intellectual rather than emotional, clever rather than profound, rational rather than divinely irrational। थोड़ी टफ लाइंस आ गई हैं, let us break them down, I will break it for you। अब देखो क्या लिखा है, our prejudices forces us to regard paradox as intellectual rather than emotional। अब देखो हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, किसी पैराडॉक्स को बिना जाने हम पैराडॉक्स को जब जज करते हैं, तो हम क्या जज करते हैं कि पैराडॉक्स इंटेलेक्चुअल है, पैराडॉक्स एज इंटेलेक्चुअल रेदर देन इमोशनल, यानी कि पैराडॉक्स बुद्धि से किया जाता है, जब भी कोई आदमी इमोशनल होगा तब वो पैराडॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कॉमा लगा के, क्लेवर रेदर देन प्रोफाउंड, यानी कि कह सकते हो कि पैराडॉक्स का इस्तेमाल वही कर सकता है जो कि क्लेवर हो, और प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी ग्रेट और इंटेंस, इंटेंसिटी के लिए या ग्रेटनेस के लिए ये पैराडॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्लेवरनेस के लिए किया जाता है, एक्चुअली लोगों को डिसीव करने के लिए किया जाता है। रैशनल रेदर देन डिवाइनली इरेशनल, और देखो पैराडॉक्स का इस्तेमाल वही आदमी कर पाएगा जो कि रैशनल होगा, जो कि रीजन को खोजेगा, रदर देन यानी कि यद्यपि की, या फिर बल्कि डिवाइनली इरेशनल, एक ऐसा आदमी जो केवल भगवान के बनाए गए नियमों पे, या फिर जो समाज में चीजें चलती हैं रिलीजन के थ्रू, अगर उन पे बिलीव करेगा तो वो पैराडॉक्स पे कभी भी बिलीव नहीं कर पाएगा। लेट मी सम अप दिस फॉर यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आवर प्रेजुडिसेस फोर्स अस टू रिगार्ड पैराडॉक्स एज इंटेलेक्चुअल, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि पैराडॉक्स इंटेलेक्चुअल है, ना कि इमोशनल है। हम ये मान के चलते हैं कि जो पैराडॉक्स है वो क्लेवर है, ना कि प्रोफाउंड है, और हम ही ये मान के चलते हैं कि पैराडॉक्स को इस्तेमाल करने वाला आदमी, या फिर एक ऐसी लैंग्वेज जो कि लोगों को डिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो ज़्यादातर रैशनल होगी, ना कि डिवाइनली इरेशनल, यानी कि भगवान पे नहीं मानती होगी, पुराने तौर तरीके मान्यताओं पे नहीं मानती होगी, तभी जा करके वो पैराडॉक्स बन पाती है। और ये सच में पैराडॉक्स की मीनिंग नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि हमारे ये प्रेजुडिसेस हैं, यानी कि हम मान के चल रहे हैं, ऐसा पैराडॉक्स होता नहीं है, अभी कहीं पे भी क्लियर नहीं किया गया है। बट यू कैन ऑल्दो राइट दीज थिंग्स इन योर एग्जाम्स टू गेट मार्क्स, क्योंकि ये तो भाई ओरिजिनल टेक्स्ट हो गया ना, इसी में तो ये लिखा हुआ है। येट
अब आगे देखते हैं, yet there is a sense in which paradox is language appropriate and inevitable to poetry. ये वाली लाइन है that I am dealing with. देखा जाए तो पैराडॉक्स एक, yet there is a sense, अगर सच में देखा जाए तो एक सेंस ये भी निकलता है कि पैराडॉक्स जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि अप्रोप्रिएट है और अनअवॉइडेबल है टू पोएट्री, यानी कि पैराडॉक्स की जो लैंग्वेज है उसको आप पोएट्री से दूर नहीं रख सकते और पोएट्री को पैराडॉक्स से आप दूर नहीं रख सकते. इट इज द साइंटिस्ट whose truth requires a language perked with every trace of paradox. अब देखो, एक साइंटिस्ट ही होता है जो कि एक ऐसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा जो कि क्लियर हो, PURGED, पगेटरी, या फिर पर्क्ड का मतलब होता है टू गेट रेड ऑफ, या किसी चीज को क्लीन कर देना. एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे परगेटरी के बारे में बार बार जिक्र होता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, बट मैंने थोड़ा सा एरिस्टोटल भी पढ़ा रखा है चैनल पे, यू कैन चेक इट आउट. बाकी अभी मैं उस पर बहुत काम करना मेरा बाकी है. डू पार्डन मी एंड आई प्रॉमिस कि मैं 30 दिसंबर से पहले पहले क्रिटिसिज्म कवर करने की कोशिश करूंगा. It is scientists whose truth requires a language purged of every taste of paradox, यानी कि राइटर्स को जरूरत नहीं है पैराडॉक्स को ना फॉलो करने की, पोएट्स को जरूरत नहीं है पैराडॉक्स से बचने के लिए. अगर किसी को जरूरत है पैराडॉक्स से बचने के लिए तो वो केवल साइंटिस्ट हैं. साइंटिस्ट को, क्योंकि उनका भाई साइंस से रिलेटेड सारी चीजें हैं, उनको प्रूफ करनी है चीजें, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको पैराडॉक्स की लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए. बाकी सभी लोग पैराडॉक्स की लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. Apparently, the truth which the poet utters can be approached only in terms of paradox. अब देखो, ध्यान से देखना, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए और पढ़ा जाए, apparently the truth which poets utter can be approached only in terms of paradox, यानी अगर पोएट कोई बात कर रहा है तो उसको अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, यानी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप केवल उसको पैराडॉक्स के ही टर्म्स में समझ सकते हैं. लेकिन अगर साइंटिस्ट कोई बात कर रहा है तो साइंटिस्ट केवल थ्योरी, प्रूफ, डेरिवेशंस, साइंटिफिक एक्सप्रेशंस, क्या किससे कनेक्टेड है, क्या किससे कनेक्टेड नहीं है, कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन सब बातों पे अगर कोई बात करेगा तो वो साइंटिस्ट होगा. लेकिन एक जो पोएट होगा वो जब बात करेगा तो वो बात करेगा पैराडॉक्स पे. सिंपल. आई ओवरस्टेट द केस टू बी श्योर. I overstate the case to be sure. It is possible that the title of this chapter is itself to be treated as merely a paradox. अब देखो, the language of paradox को लिखा जा रहा है, ये लिखा है इन्होंने, I overstate the case, मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूँ, या इस केस को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ. टू बी श्योर, मान के ही चला जा रहा है. इट इज पॉसिबल दैट द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ टू बी ट्रीटेड एज मेयरली एज पैराडॉक्स. क्योंकि अब जब हम इस पैराडॉक्स को पढ़ने जा रहे हैं तो ये जो हमारा टाइटल है, द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, ये ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर तो हमने बात ही नहीं की और हम इस पे बात भी कर चुके होंगे. देखो, पैराडॉक्स की यही एक आयरनी देखो कि हम पैराडॉक्स को पढ़ेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हमने पैराडॉक्स नहीं पढ़ी, उसके अलावा सब कुछ पढ़ लिया. यही है आपका लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स. दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर. और वी शुड अप्रिशिएट, और हम शुड, वी मस्ट अप्रिशिएट बोलना चाहिए, लेकिन आई एम यूजिंग दिस शुड बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गेट इट ऑल्दो टू द पॉइंट कि यहाँ पे क्या बातें लिखी हुई हैं. But there are reasons for thinking that the overstatement which I propose may light up some elements in the nature of poetry which tend to be overlooked. These are very important lines, yet simple. लिखा है, but there are reasons for thinking. बहुत सारे reasons हैं जिनकी वजह से हम सोच सकते हैं that the overstatement which I propose may light up some elements in the nature of poetry which tend to be overlooked. अब देखो, यहाँ पे कहा ये जा रहा है, अब देखो सिंपल, अगर इसको और सिंपल कर दूं मैं, अगर आपको अगर दिक्कत हो रही है तभी आप ये देख रहे हैं, तो इट इज माय ड्यूटी टू सिंप्लीफाई इट. तो कह रहा है कि लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स को अगर पढ़ा जाए और लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स को समझने की कोशिश की जाए तो इसके थ्रू हम कई सारी ऐसी बातों को नोटिस कर पाएंगे पोएट्री में, या कई सारी ऐसी चीजों को जान पाएंगे पोएट्री में जो कि हमसे ओवरलुक्ड हो जाती है, यानी कि हम मिस कर देते हैं और उन्हें समझ नहीं पाते हैं. यही पैराडॉक्स का काम है.
और पैराडॉक्स को अगर इतना अपने हमने पढ़ लिया है तो इससे हमें ये पता लग रहा है, बेसिकली यही इंट्रोडक्शन है पैराडॉक्स का, कि पैराडॉक्स को पढ़ना भी पैराडॉक्सिकल ही है कि कैसे आप पैराडॉक्स की लैंग्वेज को तो पढ़ेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ और सारी बातें पढ़ ली, और सारी बातें पढ़ते हुए आपको सब कुछ पता चल गया, लेकिन व्हाट इज पैराडॉक्स आपको नहीं पता चला। इसी वजह से ये भी लिखा हुआ है द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स का जो ये जो टाइटल है वो खुद भी एक पैराडॉक्स है। और अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं कि आप पैराडॉक्स को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि आपने और सारी बातें पढ़ ली, लेकिन सिर्फ पैराडॉक्स आप नहीं पढ़ पाए। ये समझने वाला प्रोसेस है, और अगर आप बने रहेंगे, आप इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज पैराडॉक्स इन डिटेल। द केस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर इंस्टेंस, अब देखो विलियम वर्ड्सवर्थ का एग्जांपल लिया जा रहा है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, इनफैक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, कि द केस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब एग्जांपल, इज इंस्ट्रक्टिव ऑन दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट को थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्ट करता हुआ दिखेगा। ये कैसे दिख रहा है, देखिए, his poetry would not appear to promise many examples of the language of paradox. He usually prefers the direct attack, यानी कि ये जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री थी वो डायरेक्ट अटैक करती है, ना कि पैराडॉक्स की लैंग्वेज को यूज करती है। और इंसिस्ट ऑन सिंप्लिसिटी, यानी कि पोइट्री की ये जो लैंग्वेज है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज है, ये पूरा पूरा सिंप्लिसिटी। और वर्ड्सवर्थ साहब क्या करते हैं कि पैराडॉक्स को इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट तंज कसने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, डायरेक्ट बातें करते हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा वर्ड्सवर्थ का क्रिटिसिज्म, तो वहां पे वो बात करते हैं कि वो लेमैन्स की लैंग्वेज में चीजें लिखना चाहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के बाद से इंस्पायर्ड होने के बाद। और अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लेकर के 1804 का जो पीरियड है, उसी टाइम पीरियड से विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित रहे हैं। क्योंकि 1804 के बाद जब 1805 में नेपोलियनिक कोड आ जाता है, जब नेपोलियन वहां आ जाता है, तो कह सकते हो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फ्रेंच पीपल से जो सिंपैथी थी वो हट जाती है, वो फिर उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। और नेपोलियनिक कोड 1815 में खत्म हो जाता है जाकर के, जब वो बैटल ऑफ वाटरलू हार जाता है, उसको 4 कंट्रीज मिलकर के हरा देती हैं। रशिया प्रूशा रशिया प्रशिया ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया मिलकर के नेपोलियन को हरा करके एक आइलैंड पे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। यही था फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटा मोटा हिस्ट्री। और उसके बाद धीरे धीरे कई सारी बातें और भी आती हैं, बट मैं अभी उन पे डिस्कस नहीं करूंगा। ही डिस्ट्रस्ट, वो डिस्ट्रस्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ही डिस्ट्रस्ट वॉट एवर सीम्स सोफिस्टिकल, यानी कि वर्ड्सवर्थ को जो भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उस पे वो भरोसा नहीं करते, उनको साफ साफ बातें लिखी हुई पसंद आती थी। एंड येट टिपिकल वर्ड्सवर्थ पोम इज बेस्ड अपॉन अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। अब देखो, वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है वो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन पे है, लेकिन वर्ड्सवर्थ का क्या कहना था कि उनको लेमैन्स लैंग्वेज और सीधी साफ बातों पे ज्यादा भरोसा है। अब ये तो वही बात हो गई जो कि कॉलरिज कहते थे। कॉलेज का ये कहना था कि वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन की बात तो करते हैं। कॉलेज साहब का भी यही कहना था, जो कि उनके कलीग भी रह चुके हैं, तो कॉलेज साहब का भी ये कहना था कि वर्ड्सवर्थ बात करते हैं पोएटिक डिक्शन की, लेमैन्स लैंग्वेज में लिखने की। एक दो पोएट्री अगर छोड़ दो, जैसे द सोलिटरी रीपर को अगर छोड़ दो, तो इनकी जितनी भी बाकी की पोएट्री हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही हैं और आम आदमी के समझने की बस की नहीं रही हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि वर्ड्सवर्थ का साफ कहना था कि उनको सीधी साफ बातें पसंद आती हैं, जो भी नॉर्मल बातें हैं वो पसंद आती हैं, और वो खुद भी ऐसी ही चीजें लिखना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो पोएट्री है वो ऐसी बात नहीं करती है। क्या लिखा है यहाँ पे, Yet the typical Wordsworth poem is based upon a paradoxical situation, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है वो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन पे बेस्ड है। Considered his celebrated, अब नीचे कुछ लाइनें दी हुई हैं, और these are the best lines actually, ये बहुत अच्छी लाइन्स हैं, देखिए कैसे है। It is a beauteous evening, calm and free, comma, the holy time is quiet, the holy time is quiet as none। अब देखो टाइम कैसे क्वाइट है और नन को कैसे ये जोड़ रहा है। अब यहीं पे पैराडॉक्स हो गया, यहीं पे पैराडॉक्स आके फंस जाता है, और यहीं पे वर्ड्सवर्थ की बातें थोड़ी सी झूठली सी साबित हो जाती हैं कि वो सिंपल बातें करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैराडॉक्सिकल बातें करने लग गए। तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स वहां है जहाँ पैराडॉक्स नहीं है, और जहाँ पैराडॉक्स है वहां पे असल में नहीं है। अब ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है। ब्रेथलेस विथ एडोरेशन,
अब मैं अच्छा चलो ये जो पोएट्री है मैं इसको बता देता हूँ कि ये है क्या। मान लो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो या आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये पैराडॉक्स कैसे हम तोड़ें, कैसे ब्रेक डाउन करें, तो देखो भाई, ये एक सोनेट है और सोनेट ये अगस्त 1802 में देखने को मिली थी हम सबको पहली बार। अगस्त 1802 याद रखिएगा। और सोनेट क्लाइस, CALAIS क्लाइस इन 1802। और ये 19वीं पोम है, 19वीं पोम है जो कि मिसलेनियस सोनेट्स के कलेक्शन में आई थी। 19th पोम है अगर ऑर्डर से देखा जाए। और उस मिसलेनियस सोनेट्स का जो कलेक्शन था उसका अगर टाइटल देखा जाए तो टाइटल ये था, पोम्स कॉमा इन 2 वॉल्यूम्स 1867। तो वर्ड्सवर्थ ने जब इसको लिखा था तो पोम्स कॉमा इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में करीब करीब ऐसे करके ये पब्लिश होता है। पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807 में ये पब्लिश होता है। और ये 19वीं पोम है सीक्वेंस में मिसलेनियस सोनेट की। और इसको लिखा गया था करीब करीब सोनेट क्लाइस में लिखा गया है। क्लाइस एक जगह का नाम है। अगस्त 1802 में इसको लिखा गया है और पब्लिश होता है 1807 में। 19वीं ये पोम है। मैंने 2-3 बार बोल दिया है, आप अपना याद उत कर लीजिएगा। द पोम इज फिल्ड विथ वर्शिप। पोम प्रार्थनाओं से भरी हुई है। बट द गर्ल हु वॉक्स बिहाइंड हिम इज नॉट वर्शिपिंग। ध्यान देना, पूरी पोम वर्कशिप से भरी हुई है, पूरी पोम प्रार्थनाओं से भरी हुई है, लेकिन जो गर्ल है जो कि वर्ड्सवर्थ के जस्ट पीछे चल रही है वो वर्कशिप नहीं करती है। द implication is that she should respond to the, let me zoom in for you, she should respond to the holy time, यानी कि देखा जाए तो उसको होली टाइम को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और जो कि उसका कर्तव्य भी बनता था, क्योंकि पूरी पोम में तो वर्शिप की ही बात हो रही है, प्रार्थनाओं की ही बात हो रही है। एंड बिकम लाइक इवनिंग इटसेल्फ नन लाइक। अब देखो, एंड बिकम लाइक द इवनिंग इटसेल्फ। अब देखो, होली टाइम को वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए था लेकिन वो बन जाती है इवनिंग की तरह इटसेल्फ। नन लाइक, नन की तरह बिहेव करती है। बट शी सीम्स लेस वर्शिपफुल देन इनएनिमेट नेचर सेल्फ। अब देखो हो क्या रहा है, मैं लाइंस पढ़ रहा हूँ पीछे वाले पेज से, आप देख लीजिएगा। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, बहुत खूबसूरत इवनिंग है, काम है, फ्री है। द होली टाइम इज क्वाइट, यानी कि टाइम बहुत शांत है। एज नन, टाइम को कंपेयर किया गया है नन से, एज लगा करके। ब्रेथलेस एंड एडोरेशन। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जो महिला है जो पीछे चल रही है वर्ड्सवर्थ के, वो पूरी पोम में बात होगी वर्कशिपिंग की, लेकिन वो खुद वर्कशिप नहीं कर रही है। और वो दिख तो रही है नन जैसी, वो दिख रही है नन जैसी, लेकिन वो उतनी प्रार्थनाएं नहीं करती हैं जितना कि नेचर प्रार्थना कर रहा है। यानी कि जिसको प्रार्थना करनी चाहिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। नन को प्रार्थना करनी चाहिए थी, नन नहीं कर रही है। नेचर को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, नेचर के लिए प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन नेचर प्रार्थना कर रहा है। यही पैराडॉक्स हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नन को प्रार्थना करनी चाहिए थी, नन प्रार्थना नहीं कर रही है, या उतनी नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए थी। नेचर के लिए प्रार्थना होनी थी, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है पोएट्री में कि नेचर प्रार्थना कर रहा है और नन नहीं कर रही है। जिसको करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, जिसको नहीं करना चाहिए था वो कर रहा है। यही सिंपली पैराडॉक्स होता है। एंड इसके आगे से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि मैंने पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया होगा। इफ नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। अगर देखा जाए तो लिटरेचरिस्टिक पीपल, तो इस पे हम मान के चलते हैं, हम 20 लाइक्स का टारगेट ले लेते हैं और 100 व्यूज का टारगेट ले लेते हैं। अगर जब इस पे 20 लाइक्स और 100 व्यूज हो जाएंगे तो ही हम आगे की चीजें बनानी शुरू करेंगे, अगला वीडियो अपलोड करेंगे। और एक चीज़ और जो कि एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, कि जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं, पहले कवर कर दिए हैं, अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए तो मैंने एक नंबर भी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है। आप वहां से जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे उन पीडीएफ्स को बाय कर सकते हैं। 19 रुपीज़, 39 रुपीज़, 49 रुपीज़ में बहुत बड़े बड़े पीडीएफ्स इन डिटेल आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड कीप सपोर्टिंग।